So today's topic is lobes of the cerebral cortex. तो cerebral cortex मतलब आपके ब्रेन का ऊपर का हिस्सा, राइट? हमने पढ़ा था ना cortex पार्ट, ठीक है? तो ये कहाँ आता है? ये आता है आपके फोर ब्रेन में, ठीक है ना? हमने ऊपर पढ़ा था ना फोर ब्रेन का टेलेंसेफेलॉन का सबसे पहला पोर्शन जो है या सबसे पहला पार्ट जो सबसे ऊपर है वो क्या है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है हमारे ब्रेन का। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के भी बहुत सारे लोब्स हैं, ठीक है? मतलब अलग अलग बेसिकली डिविजन्स हैं। फाइन, तो ये देखो ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले यू हैव फ्रंटल लोब, ठीक है? जो आपके ब्रेन का आगे का हिस्सा है, ये आपके ब्रेन का फ्रंटल पार्ट है, ठीक है? मतलब जैसे जो आपके फोरहेड से जो दिखता है आपको विजिबल है, फ्रंटल पार्ट, ठीक है? तो ये आगे का हिस्सा है। फिर ऊपर अबव द हेड मतलब मेन आप जब ऊपर हाथ रखोगे तो इट इज पैराइटल लोब, नेक्स्ट टू द फ्रंटल लोब। उसके बाद आता है पैराइटल। फिर पीछे बैक साइड ऑफ द ब्रेन में यू हैव ऑक्सीपिटल लोब एंड एजेस में जो हमारे ईयर्स हैं उसके पास एजेस में किनारे में जो है वो है आपका टेम्पोरल लोब। मतलब अगर आपका ब्रेन है, जैसे कि ये आपका ब्रेन है, ठीक है? तो ये सारे हिस्से दोनों हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये सिर्फ साइड साइड में आपको ऐसा पिक्चर ऐसा दिया है वो, ठीक है? बट एक्चुअली में जैसे ये पूरा फ्रंटल लोब होगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर पैराइटल लोब होगा, फिर लास्ट में आपका ऑक्सीपिटल लोब होगा और एजेस में आपका टेम्पोरल लोब होगा। इस तरीके से मतलब दोनों ही हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं आपके लोब्स, ठीक है? दोनों हेमिस्फेयर में, ये आप लोग याद रखना प्लीज। फाइन। तो अब आप लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स होते हैं तो क्या होता है, यूजुअली लोग गिरते हैं तो उनके सर में चोट आती है, ठीक है? तो उनकी कॉग्निटिव जो स्ट्रेंथ होती है या जो उनका कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती हैं। लोगों को सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, प्रभावित हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, ठीक है? क्योंकि अगर सर पे चोट लगी है, अगर आगे के हिस्से में स्पेशली चोट लगी है आपके फ्रंटल लोब में, तो अभी हमने एक केस स्टडी भी पढ़ी थी ना, किसी को याद होगा ब्रोकास एरिया के बारे में, ठीक है ना? तो फीनस गेज जो था वो क्या था, नो नॉट फीनस गेज, पॉल ब्रोका के साथ क्या हुआ था, पॉल ब्रोका का एक पेशेंट था जिसको बोलने में समस्या हो रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो फिर उन्होंने इन्वेंट किया था या बोलो उन्होंने डिस्कवर किया था एक फ्रंटल लोब के लेफ्ट फ्रंटल लोब का एक हिस्सा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका लेफ्ट साइड है ब्रेन का, ठीक है? लेफ्ट फ्रंटल लोब है। तो लेफ्ट फ्रंटल लोब में यहाँ पे वी हैव ब्रोकास एरिया जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर योर स्पीच। इवन थोड़ा यहाँ थोड़ा और नीचे की तरफ होता है, ठीक है? इट्स हियर, ठीक है? यहाँ पर होता है ब्रोकास एरिया जिसको पॉल ब्रोका ने डिस्कवर किया था एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच। याद रखना प्लीज ये चीज, आप लोग अभी और भी इसको डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों ने लोकेशन देखो, सबसे पहले आगे फ्रंट पार्ट में फ्रंटल लोब है, ठीक है? फिर उसके पीछे पैराइटल और सबसे पीछे तो ऑक्सीपिटल, याद रखना कि सबसे लास्ट में ऑक्सीपिटल है, ठीक है? और टेम्पररी, अब ये टेम्पोरल को मैंने ऐसे याद किया था या मैंने ऐसे पढ़ा था इसको कि किनारों में मतलब एजेस में ब्रेन के साइड में, जैसे हम लोग कहते हैं ना साइड में टेम्पररी जो लोग रहते हैं हमारी लाइफ में हम उनको साइड में रखते हैं, इतना बीच में नहीं लेके आते किसी भी काम में। तो टेम्पररी लोग होते हैं वो जो किनारे रहते हैं, तो ऐसे याद रखना किनारे है मतलब एजेस में है मतलब टेम्पोरल लोब है मतलब अबव द ईयर्स, ठीक है? यहाँ पर फिर बचा क्या, पैराइटल बचा, तो सारे हो गए। पीछे ऑक्सीपिटल है, साइड में टेम्पोरल है, बाकी फ्रंटल आगे है, तो पैराइटल बचा, तो फ्रंटल और ऑक्सीपिटल के बीच में जो है वो पैराइटल होता है। फाइन। तो ये चीजें आपको इतना याद रखनी है। बाकी ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सेरिबेलम है, देन ये पॉन्स है, ये पूरा ब्रेन स्टेम मिलता है, फिर ये आपका नीचे जाके क्या हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड एमर्ज हो जाती है। फाइन। लेट्स वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रंटल लोब। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में आप लोगों के लिए सारी चीजें लिख के रखी हैं और मैं अपने खुद के पर्सनल नोट्स भी शेयर करूंगी। हाउएवर मेरे नोट्स थोड़े डिटेल्ड नोट्स हैं और थोड़ी सी मैं थोड़ा हौच पौच करके लिखती हूँ, एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल देती हूँ कि मेरा पढ़ने का तरीका वैसा ही है, बट स्टिल आई विल शेयर। तो आप लोग अगर उसमें से समझ में कुछ आता है तो आप लोग वहां से ले सकते हैं, ठीक है? बहुत वो ज्यादा
इन डेप्थ में है, बट इतना इन डेप्थ में आपको जानना नहीं है, बट जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना इम्पोर्टेंट है बस आपके लिए। तो फ्रंटल लोब है, तो मैंने जैसे बताया ना कि ये लेफ्ट और राइट दोनों ही हेमिस्फेयर में सारे ही लोब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो जो मोस्ट एंटीरियर पार्ट है, मतलब जो आगे का हिस्सा है फ्रंटल लोब का, उसको हम बोलेंगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। अब ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, एक्चुअली में इट रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्ट इट टू द वेरियस पोर्शंस अराउंड इट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे एक पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आती है, मतलब जितने भी हमारी मोटर मूवमेंट से रिलेटेड फ्रंटल है, तो फ्रंटल में याद रखना स्पेशली एक इसका काम जो रहता है वो रहता है इसका मोटर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व रहता है हमारा फ्रंटल लोब, मोटर मूवमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती है, ठीक है, और फिर ये दूसरे एरियाज में भेज देता है, फाइन, ताकि जो भी हमारी बॉडी को जो भी सिग्नल्स भेजना है वो एक्चुअली में यहाँ जाता है, फिर वो सारे एरियाज में भेज दी जाती है। यहाँ पे एक्चुअली में इंटीग्रेट होती हैं सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मोटर मूवमेंट्स। यस यस गाइस, क्या क्वेश्चन है? यस झलक, ओके फाइन, नो वरीज, ठीक है। तो इतना खैर आप लोगों को इन डेप्थ में याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज आप लोग याद रखना कि ये मोटर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, बाकी और भी ऑफ कोर्स कॉर्टेक्स का रीजन है और फ्रंटल लोब है, तो बहुत सारी चीजों में, और सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करता है वो फ्रंटल लोब है। लार्जेस्ट एरिया इज कवर्ड बाय द फ्रंटल लोब, लार्जेस्ट एरिया, ठीक है, लार्जेस्ट एरिया की राइटिंग, ओ माय गॉड, चलो ठीक है कोई बात नहीं। So the prefrontal cortex helps to receive sensory information and project it to various portions around it. अब किस किस में involved है? Of course motor movements में involved है, fine motor movements में involved है, जैसे कि आपकी उंगली को हिलाना, अगर मैं चाहूँ कि मुझे अभी इस टाइम पे कुछ टाइप करना है या मुझे कुछ लिखना है, तो I'll use my fingers, right? तो मूविंग ऑफ अ फिंगर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये फाइन मोटर मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, राइट? जैसे कि आप पेंटिंग करते हो, है ना, पेंटिंग करते हो, तो पेंटिंग में भी आपकी फिंगर्स, आप मेहंदी लगा रहे हो, आप पेंटिंग कर रहे हो, इवन सर्जन्स जो रहते हैं ना, उनको आपने देखा है ना, एकदम फाइन उनको मोटर मूवमेंट्स करने, बिल्कुल जो कट लगा रहे हैं, जो भी इंसाइशन वो लगा रहे हैं, तो वो ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पूरा प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, पूरी सर्जरी में। तो ये सब कंट्रोल कौन कराता है? ये कंट्रोल कराता है हमारा फ्रंटल लोब, विच इज द पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये इसका मेन काम क्या है कि ये मोटर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आगे आगे बढ़ेंगे, रोस्ट्रल पार्ट्स जो हैं पीछे पीछे जाएंगे हम, यूजुअली यहाँ के जो एरियाज आगे के रहते हैं, नॉट पीछे के, ये जो फ्रंटल और जो आगे का ये वाला पीछे का हिस्सा, तो हमने देखा कि मोटर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, बट ये जो एरिया है आगे का हमारे आगे का हिस्सा जो फोरहेड तक आता है, वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कॉग्निशन के लिए, आपकी सोचने समझने की एबिलिटी के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी, आपके कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। देन आपके आइडिएशन के लिए, कोई भी आइडिया आप सोच रहे हो, ठीक है, आपको आप फिर उसमें देख रहे हो कि मैं ये जैसे जजमेंट हो गया, आप अपनी ही जो भी आपने आइडियाज, अपने खुद के आइडियाज सोचे हैं, आप उसको जज कर रहे हो कि ये सही है या गलत है, या दूसरे भी कोई भी आइडियाज कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि ये सही है या गलत है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है यहाँ पे, मोटिवेशन, बिहेवियर्स भी हमारे यही एरिया कंट्रोल कराता है, अटेंशन में इट इज इन्वॉल्व, सोशली हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, आप जब सोशल एनवायरनमेंट में हो, आप क्लासरूम में हो, आप कॉलेज में हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, आप अपने घर में हो, आप बड़ों के बीच में हो, तो सोशली आपको कैसे बिहेव करना है वो भी फ्रंटल लोब कंट्रोल कराता है। इट कंट्रोल्स योर पर्सनालिटी, इम्पल्स कंट्रोल, कैसे इम्पल्सेस आ रही हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, ऑफ कोर्स वॉलंटरी मसल मूवमेंट तो करा ही रहा है, मोटर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीक, फॉर योर स्पीकिंग एबिलिटी, जैसे कि यस ऑफ कोर्स इट इज फीनस गेज, मैं भूल गई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि वो जो पेशेंट था वो फीनस गेज ही था, बट या इट वाज फीनस गेज ओनली। तो फीनस गेज का क्या हुआ था, आपने देखा था ना, उनका लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स, सॉरी लेफ्ट फ्रंटल लोब जो है वो डैमेज हो गया था, बट ये पॉल ब्रोका के पेशेंट नहीं थे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज इसीलिए हो रही हूँ, इनका भी फ्रंटल लोब, लेफ्ट फ्रंटल लोब डैमेज हुआ था, बट ये पॉल ब्रोका के पेशेंट नहीं थे, वो दूसरा था,
ठीक है। इनका डैमेज हुआ था तो क्या हुआ था कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करा पा रहे थे। पहले तो वो काफी मेहनती इंसान थे, ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ना काम पर्सन, बट बाद में जब इनका फ्रंटल लोब डैमेज हो गया था, क्या हुआ था याद है आप लोगों को कि ये काम कर रहे थे रेलवे ट्रैक पे, तो एक आयरन की रॉड जो है इनके ब्रेन में क्या हुआ था, आर पार हो गई थी, ठीक है ना, तो उनका फ्रंटल लोब एक्चुअली में डैमेज हो गया था। फिर वो आफ्टर द एक्सीडेंट सर्वाइव तो कर गए थे वो, बट क्या हुआ था कि उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि वो बहुत एकदम गुस्से वाले हो गए, वो फिर काम भी ज्यादा नहीं करते थे, इस तरीके की। तो ये यहाँ से फिर पाया गया था कि लेफ्ट फ्रंटल लोब इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशंस, है ना। जब आप लोग आगे आगे बहुत ज्यादा इन डेप्थ में पढ़ोगे कभी तो पता चलेगा, बिकॉज इट इज इंटरकनेक्टेड टू द लिम्बिक सिस्टम, अंदर अंदर जाएंगे, सब कनेक्टेड है। और लिम्बिक सिस्टम हमने देखा था ना, इमोशनल ब्रेन होता है, इमोशंस को कंट्रोल कराता है, तो कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। देन लैंग्वेज फंक्शंस में इन्वॉल्व है, जैसे कि मैंने बताया ब्रोकाज एरिया के बारे में, ठीक है ना, कि अगर लेफ्ट फ्रंटल लोब में, स्पेशली इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब, ब्रोकाज एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट फ्रंटल लोब में रहता है, वो राइट में नहीं है, मतलब आपके राइट हेमिस्फेयर में नहीं है या राइट फ्रंटल लोब में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट फ्रंटल लोब में है ब्रोकाज एरिया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीकिंग, आपके बोलने, जैसे अभी मैं एकदम परफेक्ट बोल रही हूँ, एकदम फ्लुएंसी है मेरी स्पीच में, है ना, साउंड्स में भी सही तरीके से साउंड निकाल रही हूँ, ठीक है, जैसे एस को मैं एस ही बोल रही हूँ, पी को मैं पी ही बोल रही हूँ, एच को मैं एच ही बोल रही हूँ, है ना। तो ये क्यों है सही, क्योंकि मेरा ब्रोकाज एरिया सही है। अगर मेरा ब्रोकाज एरिया डैमेज हो जाएगा तो मैं प्रॉपर तरीके से फ्लुएंसी नहीं आएगी मेरी स्पीच में, ठीक है। इस कंडीशन को हम ब्रोकाज एपेसिया भी बोलते हैं, वेयर द ब्रोकाज एरिया इज डैमेज when you face difficulty in producing or producing speech and sound, fine, आप लोग इसको याद रखना। और ये सारे yes yes हम्म 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 हाँ, लेफ्ट हेमिस्फेयर ही है ये, यस। हम्म अब यहाँ पे मैं आपको हेमिस्फेयर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ऑलरेडी मैंने बता दिया था कल कि जैसे कि अगेन मैं फिर से एक और दूसरी चीज आपको बतानी है मुझे। ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपका राइट हेमिस्फेयर है, ये आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है, बीच में दोनों को कंट्रोल या बीच में दोनों को कनेक्ट कराता है कॉर्पस कुलोसम। प्लीज रिमेंबर दिस, कॉर्पस कुलोसम दोनों हेमिस्फेयर को कंट्रोल कराता है। अब मैंने आपको बताया था ना कि लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट बॉडी को, राइट बॉडी, और जो राइट हेमिस्फेयर है वो क्या करता है, हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल कराता है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कराता है, ठीक है। सो ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए होगा, और इसको हम कहते क्या है मैं बता देती हूँ आपको, हम इसको कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल फंक्शन, ठीक है, या कॉन्ट्रालेटरल फंक्शनिंग, ठीक है। तो ये क्योंकि कॉन्ट्रालेट है, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, इसके बस एक एक सेंसेशन जो है जो कि स्मेल है, ठीक है, स्मेल सीधे राइट ब्रेन में ही जाती है, मतलब अगर राइट नॉस्ट्रल से जा रही है तो राइट हेमिस्फेयर में ही जाएगी, लेफ्ट नॉस्ट्रल से जा रही है तो लेफ्ट हेमिस्फेयर में ही जाएगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इप्सीलेटरल। लेट मी जस्ट राइट इट ताकि क्लियर हो यहाँ पे, इप्सीलेटरल, ठीक है। सो इप्सीलेटरल मतलब राइट साइड ऑफ द बॉडी से राइट साइड ऑफ द हेमिस्फेयर में ही जा रही है, और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से लेफ्ट हेमिस्फेयर में ही जा रही है, और कॉन्ट्रालेटरल में अपोजिट है इसका। तो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन हमारी बॉडी का विच इज द फंक्शन ऑफ स्मेल, वो इप्सिलेटरल होता है। बाकी के जितने विजन है, ऑडिशन है, या आपका पेन का पेन का सेंसेशन है, प्रेशर का सेंसेशन है, टच का सेंसेशन है, वो सब कॉन्ट्रालेटरल होता है एक्सेप्ट फॉर द स्मेल, ठीक है। ये आप लोग प्लीज याद रखना। फाइन, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब कहाँ है, फ्रंटल लोब के नीचे है टेम्पोरल लोब, टेम्पररी लोब जो साइड में है, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब आप देखो, याद करो, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये ईयर्स के पास है, ऐसे याद रखना आप लोग, ईयर्स के पास है। तो ईयर्स हमारे किस काम के लिए होते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, सुनने के लिए, राइट, हमारे सुनने के लिए, ऑडिटरी फंक्शंस में इन्वॉल्व है। ऑडिटरी का मतलब ही यही होता है ना कि हम सुन पा रहे हैं।
तो ये ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इसको हम प्राइमरी ऑडिटरी एरिया भी कहते हैं। अब हम सुनेंगे क्या, यूजुअली हम लैंग्वेज को ही सुनेंगे ना, किसी की बात को ही तो सुनेंगे, हम मोस्टली यही सब सुनते हैं, है ना। अगर गाना भी सुन रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल है, अदरवाइज हम कोई साउंड सुनेंगे, इंस्ट्रूमेंट मतलब म्यूजिक सुनेंगे, है ना, बट स्टिल मोस्टली हम लैंग्वेज सुनते हैं। तो ये क्योंकि ऑडिटरी एरिया है तो ये लैंग्वेज को भी प्रोसेस कर रही है, सुनने का मतलब ही यही है ना कि हम लैंग्वेज को प्रोसेस कर पा रहे हैं, राइट। तो टेम्पोरल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग एबिलिटी, ऑडिटरी, इट इज कॉल्ड द ऑडिटरी एरिया। और थोड़ा सा ये विजन में भी इन्वॉल्व रहता है, हाउएवर विजन में स्पेशली ऑक्सीपिटल लोब रहता है, मैं आपको बताऊंगी, बट ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि ये टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, देखो आप देखो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो टेम्पोरल लोब भी आपकी विजन से भी जो आपका इंफीरियर पार्ट रहता है विजन में और मूवमेंट परसेप्शन में और फेशियल रिकॉग्निशन में। अब यहाँ पे क्या है कि मेमोरीज से रिलेटेड है, आप जैसे किसी का फेस याद रख पाओ तो वो आप टेम्पोरल लोब की वजह से कर रहे हो, है ना। किसी को आपने एक बार देखा, आपने देखा विजन से रिलेटेड, ठीक है, देन आप उसका फेस याद कर पा रहे हो, मेमोरी भी आ गई यहाँ पे। इंफीरियर पार्ट जो ब्रेन का, जैसे कि सॉरी टेम्पोरल लोब का इंफीरियर पार्ट मतलब ये वाला एरिया, ये लास्ट वाला एरिया, ठीक है, ये फेस रिकॉग्निशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, टेम्पोरल लोब अगर आपका ड्यू टू एनी रीजन अगर डैमेज हुआ तो क्या होगा कि एक तो हैल्यूसिनेशंस होंगे, ऑडिटरी विजुअल दोनों। हैल्यूसिनेशंस भी टॉक अबाउट ना, जो चीज एनवायरनमेंट में नहीं है, जो साउंड एनवायरनमेंट में नहीं है वो हमको सुनाई देगा, है ना। और जो कोई मतलब कोई भी चीज ऐसी है जो एनवायरनमेंट में नहीं है वो हमको दिखाई देगी, हैल्यूसिनेशंस, ठीक है ना। तो ये कहाँ, टेम्पोरल लोब में डैमेज होने की वजह से। ओके, और इमोशंस में भी इन्वॉल्व है, अगेन लिम्बिक सिस्टम, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, और मोटिवेशनल बिहेवियर्स, तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। और एक और चीज होती है कि अगर, क्योंकि ये इमोशंस और मोटिवेशनल बिहेवियर्स में भी इन्वॉल्व है, तो अगर डैमेज हुआ, अगेन टेम्पोरल लोब में अगर डैमेज हुआ तो एक सिंड्रोम होता है जिसको हम क्लूवर ब्यूसी सिंड्रोम बोलते हैं। ये यूजुअली वाइल्ड मंकीज में होता है, जहाँ पे क्या होता है कि उनको वो अपना डर जो है वो नहीं डिस्प्ले करते हैं, दिखाते नहीं है। एंग्जाइटी रिस्पॉन्सेस मतलब कोई भी चाहे कितना शेर भी क्यों ना सामने से आ रहा होगा बट वो डरेंगे नहीं, क्योंकि उनका एक्चुअली में टेम्पोरल लोब डैमेज होके रखा है, ठीक है। तो ये प्लीज आप लोग याद रखना, क्लूवर ब्यूसी सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो प्लीज आप लोग इसको एज अ होमवर्क याद रखना, पढ़ लेना इसको, ठीक है। देन व्हाट, हाँ, अब आपने ये देखा था कि लेफ्ट फ्रंटल लोब में आपके क्या है, लेफ्ट फ्रंटल लोब में आपकी ब्रोकाज एरिया है, राइट। लेफ्ट टेम्पोरल लोब में वर्निकेज एरिया रहता है, वी विल प्रोनाउंस इट लाइक वर्निकेज एरिया। तो वर्निकेज एरिया ये कौन थे, ये भी एक फिजिशियन ही थे लाइक पॉल ब्रोका, बट ये जर्मन से थे, और पॉल ब्रोका फ्रेंच फिजिशियन थे। अब इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो वर्निकेज में क्या होता है, देखो आपका जो आपका ब्रोकाज एरिया था वो बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग्जैक्टली वो बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पीकिंग एबिलिटी के लिए। बट यहाँ पे वर्निकेज एरिया में आप किसी की बात को समझ रहे हो, लाइक राइट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग वट एवर आई एम सेइंग, आप मेरी स्पीच को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये होता है आपके वर्निकेज एरिया से, और आप गलत भी बोलोगे, है ना। आप इसमें भी ये भी होता है कि पर्सन विद वर्निकेज एफेसिया विल स्पीक रॉन्गली एंड विल नॉट बी अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग टू हिम और दो देयर इज नो प्रॉब्लम इन फ्लुएंसी एंड आर्टिकुलेशन। अब देखो फ्लुएंसी कहाँ से आ रही थी, ब्रोकाज एरिया से। यहाँ पे फ्लुएंसी तो रहेगी, बोलेगा तो सही इंसान, बट कुछ भी बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, ये चीज आप लोग प्लीज याद रखो। ब्रोकाज एरिया में फ्लुएंसी डिस्टर्ब होती है आपकी बोलने में, आपके जैसे एच को एच नहीं बोल पा रहे, कैट को कैट नहीं बोल पा रहे, है ना। फ्लुएंसी डिस्टर्ब होती है वहां पे, एक फ्लुएंट स्पीच जो होती है वो आप नहीं कर पाते हो अगर ब्रोकाज एरिया डैमेज है। अगर वर्निकेज एरिया डैमेज है जो कि लेफ्ट टेम्पोरल लोब में है, अगर वो डैमेज है दैट मीन्स कि आप बोलोगे तो सही बट आप गलत बोलोगे,
ठीक है, आप गलत तरीके से कुछ भी बोलोगे, ऊल जलूल कुछ भी बोलोगे, ठीक है, और दूसरे की बात भी नहीं समझ पाओगे। यूजुअली इसका मेजर रोल जो मैंने पढ़ा था वो यही है कि इसमें स्पीच कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है, लोगों की बातों को हम नहीं समझ पाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है। तो ये किसने इसको डिस्कवर किया था? कार्ल वर्निके, ही वाज अ जर्मन फिजिशियन, ठीक है। याद रखना ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट टेम्पोरल लोब में, लेफ्ट टेम्पोरल लोब, और ब्रोकास एरिया मेरा लेफ्ट फ्रंटल लोब में है। प्लीज प्लीज डू रिमेम्बर इट, ठीक है। मैं सब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आप लोग प्लीज एक बार रिवाइज भी करना एग्जाम से पहले, क्योंकि ये आते हैं लोब्स एग्जाम में, काफी बार पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट कम्स पैराइटल लोब। कहाँ है पैराइटल लोब? फ्रंटल और ऑक्सीपिटल के बीच में पैराइटल लोब, ठीक है। अब पैराइटल लोब बढ़िया है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। पैराइटल लोब यूजुअली आपके टच सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके सेंस ऑफ टच और टच मेमोरीज के लिए। हैप्टिक मेमोरीज जिसको हम कहते हैं, वो क्या होती हैं? आपके टच से रिलेटेड मेमोरीज। आपने किसी चीज को छुआ होता है तो हमें याद रहता है ना कि हाँ उसका स्ट्रक्चर ऐसा था। जैसे कि मैं अगर आंख बंद करके भी कोई चीज छूऊंगी तो मुझे याद आ जाएगा, जैसे मेरा फोन है, मुझे पता है ये कैसा होता है ना। तो वो, और विजुअल स्पेशियल एबिलिटी मतलब स्पेसेस की नॉलेज। जैसे कि एक एक बॉक्स है जिसमें अलग अलग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने हैं, जैसे कि एक सर्कल बना है, एक स्टार बना है, एक रेक्टेंगल बना है, फिर उसी बॉक्स के बाहर क्या रखे हैं? उसी तरीके के ब्लॉक्स रखे हैं कि आपको सर्कल को सर्कल में फिट करना है, स्टार को स्टार में फिट करना है, और रेक्टेंगल को रेक्टेंगल में फिट करना है, या आप पजल सॉल्व करते हो। स्पेसेस की नॉलेज बेसिकली। और जो विजुअल स्पेशल एबिलिटी में हाई होते हैं वो यूजुअली आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, है ना, क्योंकि वो स्पेसेस को अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये हमारी जो विजुअल स्पेशल एबिलिटी है, ये हमारी बुक में नहीं लिखा है बट मैं आपको बता रही हूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब ये इन्वॉल्व होते हैं इस तरीके के फंक्शंस कहाँ? पैराइटल लोब में। और हैप्टिक मेमोरीज, टच से रिलेटेड मेमोरीज, because it is involved in the sensation of touch and receive information from the muscle stretch receptors. It is responsible in vibration effect, it is responsible in pain effect. पेन का भी सेंसेशन हमको पैराइटल लोब से होता है, ठीक है। और आपके द नॉलेज ऑफ टच एंड बॉडी सेंसेशन फैसिलिटेट्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप जो भी देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से ही सेंसेशन हो रही है, ठीक है। तो ये आपका पैराइटल लोब। और राइट साइड ऑफ द पैराइटल लोब, अगेन राइट हेमिस्फेयर में जो पैराइटल लोब प्रेजेंट है वो इन्वॉल्व रहता है आपकी क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी में याद रखना, पैराइटल लोब का राइट साइड, मतलब राइट हेमिस्फेयर में जो पैराइटल लोब प्रेजेंट है वहां पे क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय लोकेट ऑब्जेक्ट्स? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरा, आपके घर में लाइट चली गई हो, बट अपने घर की बात है, हम क्योंकि अपना घर बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो हम अगर अपने कमरे में भी चले जाएंगे तो हमको पता होता है कि मेरा बेड यहाँ है, मेरा डाइनिंग टेबल यहाँ रखा है, मेरा स्टडी टेबल यहाँ है, सारी चीजें हमको पता होती है ना, अंधेरे में भी पता होती है, हम लोकेट कर लेते हैं, है ना। तो ये देखो आप लोग, यहाँ पे हैप्टिक मेमोरीज भी आ रही हैं, यहाँ पे विजुअल स्पेशल एबिलिटी भी आ रही है, क्योंकि हम स्पेसेस को पहचान लेते हैं और हम लोकेट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका पैराइटल लोब, ठीक है। प्लीज आप लोग रिवाइज करना, इसको सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। देन नेक्स्ट, ऑक्सीपिटल लोब का मेन जो काम है वो है विजन का। इसका मेन प्राइमरी जॉब इसका यही है कि ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने इसको कैसे याद किया? देखो ऐसे याद किया मैंने इसको, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आंखें हैं, आंखें हैं हमारी, ठीक है, आगे के हिस्से में। तो डायरेक्टली इमेज जो बनती है ऐसे, डायरेक्ट मैं ऐसे याद किया है कि सीधा यहाँ पे लास्ट में जाके बनती है ना, याद होगा ना आप लोगों को भी, आपने जब आई पढ़ी होगी, 9th-10th में पढ़ी थी मैंने भी, तो ऐसे सीधे इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है ऑक्सीपिटल लोब पे। तो ऑक्सीपिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विजन, ठीक है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो occipital lobes are located at the back and the base of each hemisphere. It is responsible for processing the visual information that is received from the eyes. The primary visual cortex area is known as Brodmann area. Brodmann area भी हम इसको कहते हैं, और it is involved in perceiving complex visual stimuli. Any damage to the occipital lobe leads to problems in vision. ठीक है, क्या होगा प्रॉब्लम्स? कि फ्लैशेस आएंगे, आंखों के सामने फ्लैशेस आएंगे, विजुअल हेलुसिनेशंस आएंगे, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और हम
जो भी एनवायरनमेंट में देख रहे हैं उसको समझने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आपका ऑक्सीपिटल लोब। तो ये हमारे 4 लोब्स हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, आपने कल भी पढ़ा था कि ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है कॉन्ट्रालेटरल इंफॉर्मेशन है ना, तो कॉन्ट्रालेटरल में जो मेन यहाँ पे आएगी तो ये थैलेमस के थ्रू आती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन थैलेमस में आती है और थैलेमस क्या करता है, थैलेमस इसको प्रोजेक्ट कर देता है डिफरेंट एरियाज टू द ब्रेन। ठीक है, थैलेमस का काम है जितनी भी इंफॉर्मेशन बॉडी में आ रही है उसको ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को सही सही हिस्सों पे पहुंचाना। ठीक है, बट मेन यहाँ पे आती है, ठीक है, थैलेमस पे। हाँ, देन नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट इंसुला। ठीक है, ये एक्चुअली में टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हिडन रहता है। यूजुअली हमारे सिर्फ 4 ही लोब्स हैं, मैंने तो 4 ही पढ़े हैं, बट हमारी बुक में इंसुला भी गिवन है। तो ये भी जो लोब है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है विजन के लिए। ठीक है, ये टेम्पोरल लोब के अंदर है तो इट इज हिडन फ्रॉम द व्यू। अगर विजन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, विजन के लिए। अगर कोई डैमेज होता है इंसुला में तो कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो जाती है। कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है कि आप पैटर्न्स को अच्छे से परसीव नहीं कर पाओगे, चीजों को जो भी पैटर्न के फॉर्म में है उसको आप सही से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और माना जाता है कि ये कॉन्शियसनेस में भी इन्वॉल्व है, इमोशंस में भी इन्वॉल्व है, और होम्योस्टैटिस की जो स्टेट होती है उसमें भी उसको भी रेगुलेट कराता है। होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में एक होम्योस्टैटिस लेवल होता है। जैसे कि जब हमें ज्यादा सर्दी लगती है तो क्या होता है, जब हमको ज्यादा सर्दी लगती है तो हमारा बॉडी के क्या बोलते हैं उसको, अम, अ, 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 नहीं नहीं नहीं, जस्ट अ सेकेंड, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, शिवरिंग होती है, जस्ट अ सेकेंड, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे कि सबसे पहले गर्मी वाले एग्जाम में एग्जाम्पल लो कि जैसे जब हमको गर्मी ज्यादा लगती है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है कि पसीना आता है, वील स्टार्ट स्वेटिंग, क्योंकि वो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। ठीक है, और सर्दी जब होती है तो क्या होता है, गूजबम्स आ जाते हैं, है ना, गूजबम्स आते हैं क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है ना, सर्दी ज्यादा लग रही है। ओके, तो इस कंडीशन को हम होम्योस्टैटिस बोलते हैं। ठीक है, और आपका सेल्फ अवेयरनेस के लिए, कंपैशन के लिए, एम्पैथी के लिए भी इंसुला रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइन, ये हमारे लोब्स थे। ठीक है, ये लोब्स के नोट्स मैं आपको शेयर करूंगी, आपको खुद भी नोट्स बनाने हैं, और आपको मैं इमेजेस भी शेयर करूंगी उसमें, जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि कौन सा एरिया किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट ऑफ कोर्स आपको क्लास में देखनी पड़ेगी और याद करना पड़ेगा। फाइन,